Next question is 33rd question. At a certain temperature T, the endothermic reaction A to B proceeds almost to completion. The entropy change is. That means ये कह रहा है कि it is a spontaneous type of process because it proceeds almost to completion. यहाँ से क्या inference निकलता है कि it is a spontaneous process. डेल्टा जी आपको क्या लेना है, इसमें नेगेटिव लेना है. देखिए इसमें 33rd क्वेश्चन, delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta G is negative because it is proceeding to completion, it is a spontaneous process, and endothermic है साथ में. delta H जो है that is positive because endothermic है, this is unfavorable, and delta S should be favorable, it should be favorable, or that means it should be positive. अगर ये positive होगा, favorable होगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है. डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स बाहर नेगेटिव है, इट विल बी अ फेवरेबल प्रोसेस, और फेवरेबल होगा ये. फेवरेबल मीन्स अगर डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है तो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. अगर ये भी नेगेटिव हो जाता है तो डेल्टा जी विल नेवर बी नेगेटिव, प्रोसेस कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस. सो इन दिस केस डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी फेवरेबल. So answer will be C, 33rd का C option, delta S greater than 0. 34th question, it is based on Hess's law, and question is enthalpy of combustion of carbon, hydrogen and C3H8 are X1, X2 and X3 per mole respectively. Estimate the enthalpy of formation of C3H8. You have to calculate the enthalpy of formation of C3H8. So what is the required equation? Enthalpy of formation of C3H8 will be, एक मोल बनवाना है आपने from its constituent stable elements, that means thrice C plus 4H2 gas. This is the required equation. और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मींस C plus O2 गिविंग यू CO2 गैस. इसके लिए डेल्टा H इज गिवन, दैट इज X1. सेकंड इज ही इज गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की कंबशन मींस H2 का एक मोल प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O, एंड डेल्टा H फॉर दिस इज इक्वल टू X2. Next is given the enthalpy of combustion of C3H8 is also given, C3H8 plus O2 giving you CO2 plus H2O liquid. और इसको बैलेंस करें तो this will be thrice CO2 and 4H2O. Now come to the oxygen atoms. 6 oxygens plus 4, that is 10 oxygens, so it will be 5 O2, and delta H for this is also given, and this is equal to X3. Now by using these three equations, let it be first equation, let it be second equation, let it be third equation, इन तीन equations को use करके आपने पहुंचना है इस equation पे, required equation पे. अब जब हेसेस लॉ मैंने समझाया था आपको मैंने, तो मैंने कहा था आपने आंसर पे जाना है. सबसे पहले आंसर देखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक आंसर है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन एक क्योंकि एक आंसर है. आंसर में देखिए कितने C हैं, 3C. दैट मीन्स आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3. हाइड्रोजन पे आइए, कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन. दैट मीन्स आपको सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. C3H8 कितने मोल्स हैं, 1. दैट मीन्स आपको थर्ड इक्वेशन को कुछ नहीं करना, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इट विल रिमेन एज सच. लेकिन अब आपको ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑपरेट लाइक दिस विल बी 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2, एंड थर्ड को क्या करेंगे, इट विल बी -3 इक्वेशन, बिकॉज C3H8 आपको राइट हैंड साइड में चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में. तो प्लस नहीं कर देना थर्ड इक्वेशन को. ऑपरेशन क्या होगा, बाय ऑपरेटिंग
3 into equation 1 plus 4 into equation 2 माइनस इक्वेशन 3, चाहे आप करके देखिए ये, आपको ये इक्वेशन मिलेगी अगर आप ये ऐसे ऑपरेशन करते हैं, 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2 माइनस थर्ड इक्वेशन विल गिव यू दिस इक्वेशन। और जैसा जैसा आपने इन इक्वेशंस को किया वैसा वैसा इनकी डेल्टा एच वैल्यूज को भी करेंगे आप, तो क्या आंसर आना चाहिए? 3 इंटू एक्स वन प्लस 4 इंटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री विल गिव यू द डेल्टा एच for this equation. That means answer will be 3 into x1 plus 4 into x2 minus x3, and this is option number C. So C will be the correct option in this case. Next come to 35th question. Heat given to a system under isochoric process is equal to. Now first of all, what is isochoric process? Isochoric process ऐसा process होता है जिसमें volume of the system remains constant. Delta V will be equal to 0 in this case. So 34th question, delta V will be equal to 0. So, sorry, 35th question है ये. 35th question, heat given to a system under isochoric process is delta E is equal to Q plus W, that is delta E is equal to Q plus P delta V, आपको पता है, and क्योंकि आइसोकोरिक है तो delta V will be equal to 0, तो P delta V will be equal to 0, so delta E will be equal to Q. So what is the heat given to a system? What is the value of Q in this case? It will be delta E. So 35th का answer will be C, delta E. 36th question, work done by the system in a cyclic process is equal to, work done by the system in a cyclic process is equal to. Now in this question, 36th question, आपको शुरू करना है क्वेश्चन डेल्टा E is equal to Q plus W से, और क्योंकि cyclic process है डेल्टा E will be equal to 0, that is 0 is equal to Q plus W, and he is asking for work done by the system, work done by the system in a cyclic process. तो W पहली बात क्या आ रहा है? W is equal to minus Q, and यहाँ पे जो W लिया था this was work done on the system, और by the system के लिए it has to be negative, minus W will be equal to plus Q. That means it has to be Q, work done by the system in a cyclic process is equal to Q, heat absorbed by the system. तो एक बार फिर से देखिए, डेल्टा E is equal to Q plus W, साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा E is equal to 0, Q plus W के बराबर आ गया 0, W is equal to minus Q, यहाँ पे W जो है इस यहाँ पे this is work done on the system, अगर by the system लेना पड़े आपको तो that will be minus W and it will be equal to Q. So answer will be Q, D option. Next question, 37th question, in which case a spontaneous reaction is impossible at any temperature? The spontaneous reaction is impossible. That means delta G is positive, चाहे जो मर्जी टेम्परेचर लें, delta G is positive, वो वाली कंडीशन देखनी है. तो delta G is equal to delta H minus T delta S gives Helmholtz equation. और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है जब डेल्टा जी इज पॉजिटिव. तो अगर ये पॉजिटिव चाहिए आपको तो कब पॉजिटिव होगा? इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव दिस इज अनफेवरेबल एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव. अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा, बाहर नेगेटिव है, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो जो मर्जी टेम्परेचर हो डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव. That means process will be non-spontaneous at any temperature condition. So B answer, delta H greater than 0, that is delta H positive, and delta S less than 0, that means delta S has to be negative. So B option 37th ka. Next question, 38th question is the work done in an open vessel at 300 Kelvin when 112 gram iron reacts with dilute HCl is. तो वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे 38 क्वेश्चन में, जब 112 ग्राम
आयरन जो है वो रिएक्ट हो रही है डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखिए आयरन रिएक्ट कैसे होता है डाइल्यूट HCl से, Fe प्लस ट्वाइस HCl गिविंग यू FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्शन होता है। अब एक मोल से देखिए यहां पे Fe एक मोल का मतलब है कि हाउ मेनी ग्राम्स, 56 ग्राम्स एटॉमिक जो मास है आयरन का दैट इज 56। तो एक मोल ऑफ आयरन मींस 56 ग्राम। यहां पे बात हो रही है 112 ग्राम्स ऑफ आयरन। 112 मींस हाउ मेनी मोल्स, 2 मोल्स। एक मोल में देखिए व्हाट इज द डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज this you have to calculate for this reaction। और एक मोल के लिए what is delta Ng, simply this is the gas, delta Ng is only 1 because बाकी कोई भी गैस नहीं है ना रिएक्टेंट साइड में ना प्रोडक्ट साइड में, only H2 का एक मोल बन रहा है। तो डेल्टा Ng फॉर 1 मोल जब आयरन रिएक्ट हो रहा है डेल्टा Ng इज ओनली 1। लेकिन जब 2 मोल्स रिएक्ट होंगे तो कितने H2 बनेंगे, 2 H2 बनेंगे उस केस में। 2 H2 बनेंगे दैट मींस डेल्टा Ng विल बी 2 और R की वैल्यू, क्योंकि आंसर्स आर इन किलो कैलोरीज, तो R की वैल्यू आप लोगे 2 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टेम्परेचर। किस पे बात हो रही है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। So this will be, if we calculate this, this will be equal to 1.2 kilocalories. This will be 1.2 kilocalories। एक बार फिर देखिए आयरन का जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट HCl that gives FeCl2 plus H2 गैस। एक मोल H2 जब रिएक्ट हो रहा है that means 56 ग्राम जब Fe रिएक्ट हो रहा है तो that is giving 1 मोल of H2। जब 112 ग्राम्स ऑफ Fe रिएक्ट होगा, 112 ग्राम्स ऑफ Fe मींस 2 मोल्स ऑफ Fe जब रिएक्ट होंगे तो उससे 2 H2 बनेंगे, ट्वाइस H2 बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ H2 बनेंगे। तो दैट मींस W निकालना है आपको, डेल्टा NgRT इज W या फिर P डेल्टा V इज W। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NgRT एंड दैट इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 मोल्स ऑफ आयरन है तो 2 आएगा यहाँ पे डेल्टा Ng। R इज किलो कैलोरीज में R लिया जाए तो 2/1000 into temperature is 300, so answer will be 1.2 kilocalories in this question। तो 38th का A answer 1.2 kilocalories। Next question is 39th question। 1 mole of ice is converted into water at 273 Kelvin। The entropies of H2O solid and H2O liquid are 38.20 and 60.01 joules per mole respectively। The enthalpy change for the conversion is, you have to calculate the enthalpy change 39th question में। तो एंथैल्पी चेंज कहां से निकली है, एंथैल्पी चेंज जो है आपको पता है दैट विल बी इक्वल टू, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन है डेल्टा H अपॉन द टेम्परेचर, जिस पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और डेल्टा H विल बी इक्वल टू T डेल्टा S। और डेल्टा S क्या होगा, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज कैसे निकल गई, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। कहां से कहां की बात हो रही है, 1 मोल ऑफ आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, H2O लिक्विड, उसकी एंट्रोपी कितनी दी हुई है 60.01, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे H2O सॉलिड, उसकी एंट्रोपी कितनी दी हुई है 38.20। डेल्टा S क्या आ जाएगा 60.01 माइनस 38.20 दैट इज 21.81। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा S, और टेम्परेचर किस पे होना है, ये solid H2 solid to H2 liquid means what temperature, 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin। temperature is 273, delta S will be entropy of the products minus reactants। products बन रहे हैं यहाँ पे H2 liquid 60.01 minus 38.20 and this will be equal to 273 into 21.81 and this will be equal to 5954 joules per mole। This will be the answer, 5954
joules per mole. So you have used this equation delta S is equal to delta H upon T. इस इक्वेशन से डेल्टा H की वैल्यू निकाली है T डेल्टा S. डेल्टा S है एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स. तो बात हो रही है यहाँ पे आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में. वाटर जो H2 लिक्विड दैट इज द प्रोडक्ट एंड H2 सॉलिड इज द रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट की दी हुई है 60.01 एंड माइनस 38.20. दिस इज 21.81. टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड आइस ने कन्वर्ट होना है इनटू लिक्विड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन. तो इट विल बी 273 इनटू 21.81 दैट इज इक्वल टू 5954 जूल्स पर मोल. तो आंसर इज बी. 40th क्वेश्चन. एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस if molar heat of vaporization is 9710 calories per mole will be. entropy of vaporization मांग रहा है. heat of vaporization is given. heat of vaporization means delta H is given and delta S निकालना है. तो इक्वेशन जो यूज करनी है आपने, आपको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. डेल्टा एच जो है दैट इज गिवन 9710 कैलोरीज पर मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे होनी है? दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373. सो दिस विल बी इक्वल टू 20.03 आ रहा है एग्जैक्टली. This will be calories per Kelvin per mole. This will be entropy change that is 26.03 and answer will be B 20.0 calories per Kelvin per mole. Next question is 41st question. Latent heat of vaporization of a liquid at 500 Kelvin and 1 atmosphere pressure is 10 kilocalories per mole. Latent heat of vaporization is given. What will be the change in the internal energy of 3 moles of the liquid at the same temperature? तो 3 moles की बात हो रही है तो इसलिए डेल्टा H जो है वो 3 moles के लिए निकाल लीजिए पहले. Latent heat of vaporization किसके लिए होती है? 1 mole जब liquid convert होता है vapors में तो जितना उसके साथ एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जितनी हीट वो एडॉप्ट करेगा ये चेंज करने के लिए दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेकिन क्योंकि डेल्टा ई यहाँ पे 3 मोल्स के लिए निकालना है तो डेल्टा एच भी आप सबसे पहले 3 मोल्स के लिए निकाल लीजिए. क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन तो यही यूज करनी पड़ेगी आपको, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एच minus delta NGRT. this relation you have to use. लेकिन यहाँ पे डेल्टा E is for 3 moles तो डेल्टा H भी आप 3 moles के लिए निकालिए. 1 मोल के लिए कितना दिया हुआ है? 10 किलो कैलोरीज. 3 moles के लिए कितना हो जाएगा? 10 into 3 that is 30. तो this will be 30 minus डेल्टा Ng क्या होना चाहिए? latent heat of vaporization. what will be the change in the internal energy of 3 moles of liquid at the same temperature? तो 3 moles of liquid अगर 3 moles of gas में चेंज हो रहे हैं, what is delta Ng? Products के gaseous moles minus reactant के gaseous moles. that way that means that will be equal to 3 only. तो delta Ng is 3. what should be R? delta H क्या वैल्यू लिया आपने? 30 किलो कैलोरीज में है वो. तो 30 किलो कैलोरीज है अगर तो R has to be in किलो कैलोरीज 2/1000. टेम्परेचर किस पे बात हो रही है? देखिए 500 पे. तो दिस विल बी इक्वल टू 30 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 27 किलो कैलोरीज. दिस विल बी द आंसर दैट विल बी डेल्टा ई. देखिए रिलेशन यूज किया डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी. डेल्टा एच निकाला 3 मोल्स के लिए. 1 मोल के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट 500 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 10 किलो कैलोरीज. तो 3 मोल्स के लिए इट विल बी 10 into 330. और डेल्टा एनजी क्या होगा? H2O लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है. 3 मोल्स अगर चेंज हो रहे होंगे तो थ्राइस H2O लिक्विड थ्राइस H2O गैस. डेल्टा एनजी इज प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. 3 माइनस
कोई है ही नहीं और गैस, तो इसलिए 3 ओनली, डेल्टा एन जी इज 3. R will be in kilocalories 2/1000 into temperature 500 पे बात हो रही है, तो it will be 27 kilocalories. 41st का C ऑप्शन. 42nd क्वेश्चन देखिए, if S naught for H2, Cl2 and HCl are 0.13, 0.22 and 0.19 kilojoules per Kelvin respectively, the total change in the standard entropy for the reaction H2 plus Cl2 giving you twice HCl is. The total change in the standard entropy. 42nd question. डेल्टा एस नॉट क्या होता है? टोटल चेंज एंट्रोपी चेंज जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, दैट इज समीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स देखिए यहां पे क्या क्या है, ट्वाइस HCl, तो 2 इंटू HCl की जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी हुई है, तो HCl की कितनी गिवन है? 0.19 माइनस रिएक्टेंट्स. What are reactants? H2 and Cl2. H2 की क्या वैल्यू गिवन है? 0.13 प्लस Cl2 की कितनी गिवन है? 0.22. These are the values. जो वैल्यूज डाली हैं आपने, एंड डेल्टा S नॉट निकालना है, एंड डेल्टा S नॉट if we calculate this will be 0.03 किलो जूल्स. लेकिन आंसर्स जो हैं J के इनवर्स मोल इनवर्स में है, तो इसको कन्वर्ट करें अगर जूल्स में into 1000, that will be equal to 30 J K inverse mole inverse. Option will be A. 42nd का answer is A. 30 J K inverse mole inverse. 43rd question. The temperature at which the reaction Ag twice O solid giving you twice Ag solid plus half O2 gas is at equilibrium is given delta H 30.5 kilojoules per mole and delta S is equal to 0.066 kilojoules per Kelvin per mole. टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस जो गिवन है, दैट इज एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे जब भी कोई प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है, तो डेल्टा जी आपको लेना है 0. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. क्योंकि प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0. तो दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो आपको टेम्परेचर टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. अब वैल्यूज डालिए इसमें, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच इज गिवन, दैट इज 30.5 किलो जूल्स, और डेल्टा एस इज गिवन, दैट इज 0.066. If we calculate this, if we find out the value 30.5 divided by 0.066, and this will be equal to 462.12 Kelvin. So this is the correct answer, 462.12 Kelvin. तो इस क्वेश्चन में बस ये किया कि इक्विलिब्रियम पे है, तो टेम्परेचर वहां पे निकालना है, तो इक्विलिब्रियम पे जब प्रोसेस होगा डेल्टा जी विल बी 0. बस वैल्यू डेल्टा जी की 0 डाली है, वहां से टेम्परेचर निकाला है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, जस्ट वैल्यूज डाली है मैंने. बस इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बस ये माइंड में रखना होता है, यूनिट्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस शुड बी 0. बस ये चेक करना है आपने, यूनिट्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस शुड बी इक्वल. इस दोनों में, इसमें देखिए दोनों यूनिट्स किलो जूल्स में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इट विल बी 30.5 डिवाइडेड बाय 0.066. आंसर इज 462.12 केल्विन. ए ऑप्शन. 44th क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंडिंग 16 gram oxygen at 300 Kelvin and occupying a volume of 5 decimeter cube isothermally until the volume becomes 25 decimeter cube is. Maximum work done का मतलब क्या होता है? Maximum work is obtained under what conditions? Maximum work obtained is under what conditions? Reversible conditions. तो क्या क्वेश्चन बन गया? कौन से प्रोसेस के लिए आपने वर्क डन निकालना है? रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू work done is equal to minus 2.303
nRT log of volumes are given V2 upon V1. The work done will be minus 2.303. N is number of moles. ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, कितने ग्राम्स हैं ऑक्सीजन के? 16 ग्राम्स. 16 upon the molecular mass, 16 upon molecular mass of oxygen, that will give you the number of moles. R क्या लेंगे? आंसर चेक कीजिए, आंसर किस में है? जूल्स में. तो R will be 8.314. This will be R into temperature. टेम्परेचर है 300 केल्विन. लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम इज 25 divided by 5. So this will be, if we find out this value, this will be 2.01 into 10 raised to power 3 joules. So answer has to be work done in expanding. तो expansion हो रही है, तो expansion में जो work obtained होगा that will be negative. So it is minus 2.01 into 10 raised to power 3 joules, A option. अगर contraction होती तो natural है work done क्या आना था? Positive आना था. तो it will be A minus 2.01 into 10 raised to power 3 joules. Next question is 45th question. Combustion of hydrogen in a fuel cell at 300 Kelvin is represented as twice H2 gas plus O2 gas, giving you twice H2O gas. If delta H and delta G are minus 241.60 kilojoules per mole and minus 228.40 kilojoules per mole of H2O, the value of delta S for the aforesaid process is, you have to calculate the value of delta S. डेल्टा एस कैसे निकलेगा? डेल्टा जी आपको पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. यहां से डेल्टा एस निकाल लें तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी. और डेल्टा एच कितना है? माइनस 241.60 and minus delta G, that will be minus of minus 228.40 divided by temperature. Temperature is 300 and we calculate this, this will be minus 13.2 divided by 300. So this will be minus 13.2 divided by 300. This is in kilojoules, but the answer has to be in joules क्योंकि options जो हैं 3 options are in joules and first option is kilojoules, तो वो तो आ नहीं सकती. This is minus 13.2 divided by 300. तो kilojoules में convert करें, kilojoules को joules में convert करें तो into 1000 and this will be equal to minus 44 joules. So answer will be minus 44 joules. D is the correct option. Next question is 46th question. The entropy change for the vaporization of liquid water to steam at 100 degrees Celsius is dash J K inverse mole inverse. Entropy change निकालनी है given that heat of vaporization is 40.8 kilojoules per mole. Next question 46th question देखिए. So entropy change will be equal to delta H upon temperature. So this will be delta H is enthalpy, heat of vaporization is given 40.8 divided by temperature. किस पे है vaporization, किस temperature पे होती है water की? 373 Kelvin. So 373, but this will be in joules. Answer, this will be in kilojoules. और he is asking dash JK inverse mole inverse, that means इसको आपको multiply करना पड़ेगा, convert करना पड़ेगा joules में, into 1000 करना पड़ेगा and this will be equal to 109.38 JK inverse mole inverse. So you have just used this formula. Delta S जो है entropy change during the phase transformation, during the vaporization is equal to
latent heat of vaporization upon the temperature that is the boiling point, that is 373. So answer is 109.38. A is the correct option. Next is 47th question. The entropy change for the reaction given below is dash at 300 Kelvin. तो reaction given है twice H2 gas plus O2 gas giving you twice H2O liquid. उसके लिए entropy change मांगी है. Standard entropies of H2 gas, O2 gas and H2O liquid are given. तो entropy change कैसे निकलेगी? Delta S will be equal to entropies of the products minus entropies of the reactants. So this is 47th question. Delta S will be equal to summation of entropies of the products minus summation of entropies of the reactants. And this will be equal to कौन से products हैं देखिए, दो H2O हैं liquid के, twice H2O liquid और H2O liquid की value given है that is 68. तो ये तो हो गए products. माइनस रिएक्टेंट्स पे आ जाइए. रिएक्टेंट्स क्या हैं देखिए, दो हैं H2, तो 2 into value of H2 and value of H2 is 126.6 प्लस एक है O2 और उसकी वैल्यू गिवन है 201.2. सो इफ वी कैलकुलेट दिस, जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू माइनस 318.4 JK inverse mole inverse. So in this question we have calculated delta S by using the formula entropies of the products minus entropies of the reactants, और values डाल दी हैं just, और option is A, 47th का A, minus 318.4 JK inverse mole inverse. Next question, 48th question, the entropy of the boiled egg is dash than the unboiled egg. तो इसमें ये नहीं कंसिडर करना कि जब अनबॉइल्ड था तो लिक्विड फॉर्म में था और जब बॉइलिंग कर दी एग की, आपने बॉइल किया तो सॉलिड बन गया, दैट मीन्स रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी. नहीं, दिस विल नॉट बी द आंसर. रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि एग जो होता है दैट इज अ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है वो, और जब प्रोटीन्स को हीटअप किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है. डीनेचुरेशन मीन्स उनका जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का, एक वेल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छी तरह से कॉइलिंग हुई है, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब डीनेचुरेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की. तो वेल कॉइल्ड स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डीनेचुरेशन जब हो रही है, जब आप हीट कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो एग को, तो वेल कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका मतलब क्या है, रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. रैंडमनेस इज नॉट डिक्रीजिंग, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वेल कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन द एग वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और रैंडमनेस और डिसऑर्डर विल इंक्रीज. इट विल नॉट बी डिक्रीज, इट विल इंक्रीज. सो आंसर हैज टू बी 48 का A, more. That is, the entropy of the boiled egg is more than the unboiled egg. 49th question, next question. The enthalpy and entropy change for a chemical reaction are, enthalpy change given है, entropy change given है, और predict the nature of the reaction of at 298 Kelvin. कि 298 Kelvin पे अगर nature of the reaction देखा जाए तो what should be the nature of the reaction? Nature of the reaction means spontaneous होगा या non spontaneous होगा, क्या होना चाहिए process. तो delta G आपको पता है is equal to delta H minus T delta S. आप जस्ट साइंस इसमें कंसिडर कीजिए, डेल्टा H की वैल्यू जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव गिवन है, दिस इज फेवरेबल. डेल्टा S की वैल्यू देखिए पॉजिटिव गिवन है. अगर डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो दैट मीन्स वो डेल्टा G को क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव भी है. तो ये डेल्टा S का पॉजिटिव होना दिस इज फेवरेबल. दैट मीन्स ये डेल्टा G को बना रहा है नेगेटिव, ये प्रोसेस को लेके जा रहा है स्पॉन्टेनिटी की तरफ. डेल्टा H का नेगेटिव होने का मतलब है कि ये भी प्रोसेस को बना रहा है नेगेटिव, डेल्टा G को बना रहा है नेगेटिव, प्रोसेस को बना रहा है स्पॉन्टेनियस. तो जो मर्जी टेम्परेचर कंडीशन हो, अगर ऐसा हो कि डेल्टा H एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, डेल्टा S पॉजिटिव हो, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर कंडीशन. तो 49th का आंसर विल बी A, इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस.
Next question, 50th question, the enthalpy change for the hydration और reaction given है copper sulfate solid. 50th question, copper sulfate solid plus 5H2O gas इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है फॉर दिस रिएक्शन दैट इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू -71.50 calories kilo calories per mole. If the enthalpy of vaporization of water is 10.5 kilo calories per mole at 25 degrees Celsius, what would be the enthalpy change for the hydration? एक चीज गिवन है, देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर की गिवन है H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड दैट इज इक्वल टू गिवन है 10.5 किलो कैलोरीज. और इसने पूछा है कि आप एंथैल्पी चेंज इसके लिए निकालिए, किसके लिए? कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O liquid giving you copper sulfate dot 5H2O solid. इसके लिए you have to calculate delta H. अब देखिए क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन में 5H2O लिक्विड इन्वॉल्व है तो इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू 5H2O लिक्विड गिविंग यू 5H2O गैस. Delta H will be 5 into 10 raised to power 10.5 किलो कैलोरीज. अब ये दो इक्वेशंस आपने यूज करनी है, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन, और आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन पे पहुंचना है. और इन दोनों इक्वेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं आप, क्या करेंगे आप, इन दोनों इक्वेशन को यूज अप करना है. आपने एलिमिनेट क्या करवाना है, आपको ये निकालना है H2 लिक्विड होना चाहिए उसमें, और एड अप कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, उससे 5H2 गैस विल कैंसिल आउट, that will give you the required equation. Add up कीजिए इनको, that means -71.50 plus 5 into 10.5 and that will be equal to -19 kilocalories per mole. Answer will be D. Next question is 51st question. Which statements is correct? So in this question answer will be A option, del H upon del T at constant pressure minus del U upon del T at constant volume is equal to R. Because this is del H upon del T at constant pressure is Cp, heat capacity at the constant pressure, and del U upon del T at constant volume is Cv, heat capacity at constant volume, और Cp minus Cv होता है R, and this is correct option, so answer will be A. 52nd question, the vent of reaction isotherm is, so vent of reaction isotherm is delta G, so this is 52nd question, delta G is equal to minus RT log of Kp, or it is minus 2.303 RT log of Kp. So answer will be D. D is the correct option. Delta G is equal to minus RT log of Kp. 53rd question, which gas shows a heating effect when expanded into a region of low pressure? So it will be hydrogen gas, because inversion temperature जो होता है हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम का बहुत लो होता है, और जूल थॉम्पसन इफेक्ट हमें पता है, जूल थॉम्पसन इफेक्ट इज द effect which takes place. So in order to answer this question, first of all you should know the Joule-Thomson effect.
जब आप किसी रियल गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लेके जाते हो, दैट मीन्स एक्सपेंशन करते हो थ्रू अ होल और थ्रू अ पोरस प्लग, देन कूलिंग ऑफ दैट गैस टेक्स प्लेस अगर वो गैस इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे हो। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर हो, देन इफ इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन हीटिंग टेक्स प्लेस। सो यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है दैट इज क्वाइट लो। रूम टेम्परेचर से कंपैरिजन किया जाए तो उनका इन्वर्जन टेम्परेचर इज क्वाइट लो। दैट मीन्स जब इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर उनकी एक्सपेंशन की जाएगी, देन हीटिंग विल टेक प्लेस। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे ले जाया जाए टेम्परेचर और फिर एक्सपेंशन की जाए, तब उन गैसेस की भी कूलिंग होगी। बट सिंस द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑफ दैट हीलियम, उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है दैट इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ रूम टेम्परेचर, देयरफॉर इन देयर केसेस हीटिंग विल टेक प्लेस। सो आंसर हैज टू बी 53rd का H2। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है कि जब किसी रियल गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लेके जाया जाता है थ्रू अ पोरस प्लग या थ्रू अ होल, दैट मीन जब उनकी एक्सपेंशन की जाती है, देन कूलिंग ऑफ दोज गैसेस टेक्स प्लेस। अगर ये सारा फिनोमिना आप करवा रहे हो अंडर द इन्वर्जन टेम्परेचर, और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर ये करवाया जाए, देन हीटिंग टेक्स प्लेस। तो जिन गैसेस का इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर इज क्वाइट लो, उन केसेस में अगर आप एक्सपेंशन करवाते हो एट द रूम टेम्परेचर, तो उन केसेस में हीटिंग टेक्स प्लेस। सो आंसर विल बी डी 53rd का। 54th क्वेश्चन, the heats of neutralization of 4 acids A, B, C, D are minus 13.7, minus 9.4, minus 11.2 and minus 12.4 kilocalories respectively when they are neutralized by a common base. The acidic character obeys the order. So 54th question, जो इनकी heats of neutralization है वो given है। A, B, C, D एसिड्स हैं, उनकी हीट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है विद द कॉमन बेस। जब उनकी न्यूट्रलाइजेशन की जा रही है तो सबसे ज्यादा हीट किस में इवॉल्व हो रही है, देखिए किस एसिड में, इट इज माइनस 13.7। आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, यू नीड नॉट कंसिडर द साइंस, बिकॉज नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। तो 13.7 माइनस 13.7 जो है वैल्यू, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट इवॉल्व्ड है उस केस में। उसके बाद माइनस 12.4, उसके बाद माइनस 11.2, उसके बाद माइनस 9.4। जिस केस में हीट इवॉल्व्ड इज मैक्सिमम, वो एसिड जो है दैट शुड बी, उसके एसिडिक कैरेक्टर शुड बी मैक्सिमम। सो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए इसमें, 54th में, जिसमें सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, एंड दैट इज ए। और उसके बाद इट इज डी, एंड आफ्टर दैट इट इज C minus 11.2, and last में it will be B. So 54th का it will be B option, A greater than D greater than C greater than B. Next question is 55th question. In which of the following process of neutralization magnitude of delta H neutralization is less than that of delta H ionization of water? अब किस केस में देखिए न्यूट्रलाइजेशन, जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वो कम होना चाहिए, दैट मींस हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल्स, क्योंकि डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वाटर में कितना हीट दैट इज इवॉल्व्ड, दैट इज 57.1 किलो जूल्स, और उससे कम चाहिए। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बोलता किस केस में उससे कम होगा, किससे कम होगा, 57.1 से। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होती है, उससे कम वैल्यू चाहिए। और कम कब होगी उससे वैल्यू, जब कोई वीक एसिड is being neutralized by a strong base or strong acid is being neutralized by a weak base, उस केस में ही delta H neutralization will be less than delta H ionization of water. That means आपने वो ऑप्शन देखनी है
जिसमें वीक एसिड या वीक बेस इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट देखिए HCl प्लस NaOH, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में हीट इवॉल्व शुड बी इक्वल टू डेल्टा H आयनाइजेशन। H2SO4 NaOH सेकेंड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। सी ऑप्शन देखिए CH3COH प्लस NaOH, CH3COH एक वीक एसिड होता है, उस केस में जब न्यूट्रलाइजेशन होगी CH3COH की बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस, then heat evolved will be less than 57.1. 57.1 means delta H neutralization of water, because this is a weak acid। तो जब मैंने बताया था कि जब weak acid हो या फिर weak base हो, जब उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है तो sum of the heat energy, sum of the heat that is utilized, that is consumed in order to ionize this weak acid, in order to completely ionize this weak acid. So answer in this case 55th question का answer will be C, CH3COH plus NaOH। इसमें आपने यही देखना था कौन सा ऐसा केस है जिसमें एक वीक एसिड या वीक बेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56th क्वेश्चन, C6H22 liquid plus 9O2 gas giving you 6H2O liquid plus 6 CO2 gas, delta H given है -36.9 किलो कैलोरीज, और पूछा which is the correct option out of these। अब ये रिलेशन देखिए किसका दिया हुआ है इसने 56th क्वेश्चन में, रिलेशन इज डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन गिवन है। डेल्टा H और डेल्टा U या डेल्टा H और डेल्टा E एक ही बात है। 56 देखिए क्या रिलेशन होता है डेल्टा H और डेल्टा U में, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng, these are the number of products के gaseous moles माइनस reactants के gaseous moles, that is delta Ng। अब डेल्टा H की वैल्यू यहां पे गिवन है, डेल्टा H इज गिवन दैट इज -936.9 किलो कैलोरीज में है, तो R भी आपने यहां वाला R भी आपने किलो कैलोरीज में लेना है, इज इक्वल टू डेल्टा U। What is delta Ng in the above reaction? देखिए डेल्टा Ng प्रोडक्ट्स में गैसियस मोल्स कितने हैं, 6 CO2 गैस, रिएक्टेंट्स में कितने हैं 9, तो 6 minus 9 that will be -3, डेल्टा Ng is -3। R किलो कैलोरीज में लेना हो तो क्या होगा, R कैलोरीज में आपको पता है R is 2, तो किलो कैलोरीज में it will be 2 divided by 1000। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितना गिवन है देखिए 298 Kelvin, delta H at 298 Kelvin, so temperature is 298। so अब मैच कीजिए which is the correct option out of these, -936.9 is equal to delta U minus 2 into 10 raised to power -3 into 298 into 3, that is A option is the correct option, so 56th का answer will be A। 57th question देखिए, the dissociation energy of CH4 and C2H6 are respectively 360 and 620 kilocalories per mole. The bond energy of C single bond C bond is, so 57th question, C single bond C की bond energy पूछ रहा है वो, और डिसोसिएशन एनर्जी CH4 की गिवन है एक, तो CH4 की डिसोसिएशन एनर्जी के लिए कैसे इक्वेशन लिखोगे आप, CH4 गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू C plus 4H and dissociation energy for this is equal to delta H is equal to 360 kilocalories per mole। और डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है C2H6 की, C2H6 this is C2H6, तो कैसे डिसोसिएट होना है ये, 2 कार्बन एटम्स प्लस 6 हाइड्रोजन एटम्स, and for this reaction delta H dissociation energy is also given, that is 620 kilocalories per mole। next is he is asking for the bond energy of C single bond C। अब ऊपर वाले केस से देखिए 4 CH बॉन्ड्स ब्रेक हुए यहां पे, और 4 CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी,
360. एक CH को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 360 डिवाइडेड बाय 4. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड क्या आ जाएगी? This will be inferred, this result can be taken from the first equation that CH4 जब breakup हो रहा है तो we are getting 1 C and 4 hydrogen atoms. CH4 में कितने CH bonds होते हैं? 4 को ब्रेक करने के लिए अगर 360 किलो कैलोरीज एनर्जी लगी है तो एक को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी विल बी 360 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 किलो कैलोरीज. दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड. अब सेकेंड इक्वेशन पे आइए. इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H कैसे लिख सकते हैं आप? सेकेंड इक्वेशन के लिए व्हाट विल बी डेल्टा H? डेल्टा H आपको पता है बॉन्ड एनर्जीज के रिस्पेक्टिवली अगर लिखना हो डेल्टा H तो बॉन्ड एनर्जीज के रिस्पेक्टिवली डेल्टा H कैसे लिखा जाता है? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स में देखिए कितनी बॉन्ड एनर्जीज इन्वॉल्व है यहां पे. एक तो है C सिंगल बॉन्ड C, bond energy of C single bond C, and we have 6 CH bonds, so plus 6 bond energy of CH bond. What about the products? प्रोडक्ट्स में कोई भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व नहीं है तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी 0. आपने प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं है यहां पे. तो ये इक्वेशन बनी. और डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए देखिए दैट इज गिवन. डेल्टा H इज 620. सो 620 is equal to bond energy of CC which we have to calculate plus 6 into bond energy of CH that we have already calculated. ये है 90. So 6 into 90. और ये जो इक्वेशन बनी है यहां से you can calculate bond energy of C single bond C. And if we calculate this equation, bond energy of C single bond C will be equal to 80 kilocalories. So answer will be D option 57th का 80 kilocalories per mole. Next question देखिए 58th question. 58th में 2.1 gram of Fe combines with sulfur evolving 3.77 kilojoules of heat. The heat of formation of FeS in kilojoules per mole is. So first of all, what is heat of formation? तो ये already मैंने discuss किया है आपके साथ. Heat of formation क्या होता है किसी भी compound के लिए? Heat of formation is the enthalpy change जब एक मोल substance का बनता है from its constituent stable elements. तो एक मोल बनता है, that you have to keep in mind. यहां पे क्या दे रखा है इसने कि जब 2.1 ग्राम ऑफ Fe कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ, तो 58th क्वेश्चन 2.1 ग्राम जब कंबाइन कर रहा है आयरन विद सल्फर तब हीट इवॉल्व हो रही है 3.77 किलो जूल्स. लेकिन वी आर इंटरेस्टेड जब एक मोल Fe कंबाइन करेगा विद सल्फर और एक मोल FeS का बनेगा तब कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है और हीट ऑफ फॉर्मेशन इज विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड. तो एक मोल कंपाउंड बनाना है और एक मोल कंपाउंड बनाने के लिए एक मोल Fe कंबाइन होगा. एक मोल ऑफ Fe मींस हाउ मेनी ग्राम्स? 1 मोल ऑफ Fe मींस हाउ मेनी ग्राम्स? 1 मोल ऑफ Fe शुड बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है आयरन का? 56 ग्राम्स. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट कि जब 56 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा विद सल्फर के साथ तो कितनी हीट इवॉल्व होगी, एंड दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन. नाउ वी आर गिवन दैट जब 2.1 ग्राम आयरन कंबाइन कर रहा है तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है? 3.77 किलो जूल्स. और जब 56 ग्राम कंबाइन करेगा तब कितनी हीट इवॉल्व होगी? यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा. सो दिस विल बी 3.77 डिवाइडेड बाय 2.1 इनटू 56. और इसको अगर कैलकुलेट करें दिस विल बी 100.5 किलो जूल्स. सो आंसर विल बी माइनस 100.5 किलो जूल्स, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है और हीट इवॉल्व के लिए साइन क्या लिया जाता है? माइनस. सो आंसर हैज टू बी माइनस 100.5 किलो जूल्स.
per mole. Next question is 59 59th question.